तो सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम और मैन्युफैक्चरिंग का काम ये जो है सो इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में रखे हुए हैं। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये इंडस्ट्रीज़ वाला ही काम को इसमें रखे हुए हैं। एंड तीसरा इसको ब्लू कॉलर जॉब भी बोलते हैं। उसके बाद इसका एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या-क्या है। तो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, कोई भी मशीन बन रहा है ना? कोई भी आपका गैजेट बन रहा है, किसी भी जैसे फ़ोन भी आप जिस फ़ोन में देख रहे हैं या टैब में देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चर ही हुआ है। तो किसी भी तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको हम लोग इसके अंदर रखें। फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब वही नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जो काम वगैरह देखते होंगे आप लोग कंस्ट्रक्शन का। देन आ जाता है हम लोग का फूड प्रोसेसिंग। अब फूड प्रोसेसिंग में क्या है कि एक तो हो गया कि नेचर से फूड लेना, वो दूसरा चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ फूड प्रोसेसिंग है, यानी कि जो ऑलरेडी फूड प्रेज़ेंट है, उनको हम लोग मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए है ना, उसको पैकेज कर रहे हैं अच्छे तरीके से मतलब और अलग-अलग तरीके का केमिकल्स वगैरह डाल रहे हैं या फिर अलग-अलग तरीके का मतलब पैकेजिंग के टाइम पे जो अलग-अलग गैसेस का यूज़ करते हैं, वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है, ना कि डायरेक्टली नेचर से लेने की बात हो रही है, ठीक है? देन आ जाता है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी, तो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो हम लोग जनरेट करते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। जैसे कोल वगैरह से जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं, तब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तब। अगर हम लोग कोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हम लोग का प्राइमरी सेक्टर में है। लेकिन अगर हम लोग कोल को बर्न करके और एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो वो हम लोग का इंडस्ट्रियल सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। देन आ जाते हैं हम लोग वाटर सप्लाई पे। अब वाटर सप्लाई आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग को हो सकता है लगे कि यार वाटर सप्लाई को तो प्राइमरी सेक्टर में रखना चाहिए था। बट इसको प्राइमरी सेक्टर में नहीं रखते हैं, ये जो है सो सेकेंडरी सेक्टर में रहता है। तो वाटर सप्लाई जो है सो इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में क्यों रखे हैं? क्योंकि वाटर सप्लाई का मतलब हो गया कि जो भी गवर्नमेंट जैसे जो बनाती है अपना जो है सो तो गवर्नमेंट जो वाटर सप्लाई सिस्टम बनाती है तो वो जनरली सबसे पहले उसको अपने पास जो है सो स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद फिर उसमें जो भी प्रेज़ेंट बैक्टीरियाज़ हैं या फिर अलग-अलग वायरसेज़ हैं, अलग-अलग बैक्टीरियाज़ हैं, अलग-अलग पैथोजेन्स हैं, उन सबको सबसे पहले किल करती है, ठीक है? उसके बाद फिर एक अपना पाइपलाइन बिछाती है एंड देन उसके थ्रू वो घर-घर पहुँचाती है। तो इसीलिए हम लोग इसको सेकेंडरी में रखे हुए हैं, ना कि प्राइमरी में। तो आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटर सप्लाई तो हम लोग इसको सेकेंडरी में रखेंगे। वाटर सप्लाई के साथ प्लस एक चीज़ और जान लीजिए कि वाटर सप्लाई के साथ जो हम लोग जो बॉटल जो मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन वगैरह में जब भी आप लोगों ने सफ़र किया होगा, तो जनरली हम लोग 15 का या 20 का रेल, नीर का या अलग-अलग ब्रांड है, उन सब का जो भी पानी खरीदते हैं, तो अगेन वो भी जो पानी है, वो भी सेकेंडरी सेक्टर में ही आएगा। उसका जो पैकेजिंग है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है? देन आए थे हम लोग ऑयल रिफाइनिंग। तो ऑयल रिफाइनिंग जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्रूड ऑयल था, तो क्रूड ऑयल जो है सो आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। देन अगर उसको हम लोग रिफाइन करते हैं, तो वो आपका जो है सो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा या इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाएगा। देन आ जाता है हम लोग का टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब जैसे इसमें भी आपको थोड़ा-सा क्लियरली हम समझाते हैं कि क्या होता है। तो एक तो जैसे आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो सिल्क वर्म का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो अगर हम लोग सिल्क से अगर हम लोग वो जो उसका जो थ्रेड है, ठीक है? सिल्क का जो थ्रेड है, जो भी हम लोग का सिल्क का जो कपड़ा होता है, उसका जो थ्रेड है अगर हम लोग उसको अगर सिल्क से निकाल रहे हैं, ठीक है? तो फिर वो हम लोग का आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन वही थ्रेड को अगर हम लोग एक बड़े से कपड़े के टुकड़े में चेंज कर रहे हैं या बड़े कपड़े में चेंज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो वो हम लोग का इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाता है, ठीक है? ऐसा है। देन आ जाता है ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का ऑटोमोटिव का मतलब ये है कि आपका जो है सो जहाँ पर भी हम लोग का बाइक वगैरह या कार वगैरह ये सब जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो बनते हैं, उसी को हम लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर में रखते हैं। देन थर्ड पे चलते हैं।
अब आ जाते हैं टर्शियरी सेक्टर में। अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि टर्शियरी सेक्टर में क्या-क्या आता होगा, बट थोड़ा-सा हम भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि टर्शियरी सेक्टर में जो भी सर्विसेज़ हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड जो लोग करते हैं, उन उन लोगों को या उन कंपनीज़ को हम लोग इसके अंडर रखे हुए हैं। जैसे कि एजुकेशन, पढ़ाई-लिखाई आ गया, तो इसको हम लोग रखे हैं टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है? और जो है सो हेल्थ हेल्थ जो भी हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे डॉक्टर वगैरह हैं, हॉस्पिटल है, ठीक है? तो इसको भी टर्शियरी सेक्टर में रखा है। ट्रांसपोर्ट का जो भी काम देखते हैं तो उनको भी इसमें रखा है। टेलीकॉम यानी कि जो जियो है, एयरटेल है, ये सब जो है इसको भी हम लोग टर्शियरी सेक्टर में रखे हैं। टूरिज़्म, घूमने-फिरने वाला जगह को भी, या जो भी हम लोग घूमने-फिरने की जगह जाते हैं, वो जो टूरिस्ट वगैरह को जो देखते हैं, है ना? गाइड करते हैं, वो लोग को हम लोग इसके अंडर रखे हुए हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट में भी जो भी काम करते हैं, ये सब है, वो सब सबको इसके अंदर रखे हैं। होटल वगैरह हम लोग बुक करते हैं ना, घूमने वगैरह जाते हैं तब। उसके बाद ट्रेड एंड बिज़नेस, बिज़नेस भी जो लोग करते हैं तो इसके अंदर ही हम लोग रखे हैं उसको भी। शॉपकीपर वगैरह जो है, जो आपके घर के आस-पास में शॉपकीपर होंगे, दुकानदार होंगे, उनको भी इसमें रखे हैं। फ़िल्म एंड टीवी इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है? और भी जो लोग उसमें काम करते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, उसको भी हम लोग इसी में रखा है। देन कूरियर सर्विसेज़ में हम लोग अमेज़न और फ्लिपकार्ट से पार्सल वगैरह मँगवाते होंगे, है ना? तो वो जो भी कूरियर वगैरह लेकर के आते हैं, तो वो भी एक तरीके का सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग इसी में रखेंगे टर्शियरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सर्विसेज़ प्रोवाइडेड होते हैं इसीलिए। और तीसरा ये कि इसको जो है सो व्हाइट कॉलर जॉब भी बोला जाता है, ठीक है? तो हम लोगों ने वो तीनों पढ़ लिया, एक रेड कॉलर जॉब, एक ब्लू कॉलर जॉब और ये व्हाइट कॉलर जॉब। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़, यानी एम्प्लॉयमेंट के पॉलिसीज़ के हिसाब से, यानी कि रोज़गार का जो भी पॉलिसी बनता है उसके हिसाब से अब हम लोग इसको 2 सेक्टर में बाँटे हैं। एक तो ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर। नाम से ही लग रहा है कि भाई ऑर्गेनाइज़्ड मतलब थोड़ा-सा सजा-सजाया होगा, साफ-सुथरा टाइप में ऐसा, और अनऑर्गेनाइज़्ड का मतलब ही लग रहा है बिखरा-बिखरा सा होगा, है ना? तो आइए जान लेते हैं कि क्या है इसमें। ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में ये है कि इसमें जॉब सिक्योरिटी मिलता है और जॉब का स्टेबिलिटी मिलता है ना। गवर्नमेंट जॉब आप लोग क्यों करना चाहते हैं? यही मेन सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है, वो यही है। सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। बाकी है कि हाँ भाई, थोड़ा इज़्ज़त मिलेगा, है ना? पैसे भी मिलेंगे अच्छे, तो ये सब है। लेकिन सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है, ठीक है? एंड देन मल्टीनेशनल कंपनियाज़ भी होती हैं, जो सब बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाज़ होती हैं, जैसे गूगल वगैरह हो गई, है ना? और आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गई। तो ये सब क्या है कि ये सब भी जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन आ जाते हैं फिक्स्ड सैलरी, है ना? फिक्स्ड सैलरी मिलेगा, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, जो भी वहाँ पे काम करते हैं उन लोगों को एक मतलब लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी कि भाई ऐसा नहीं कि मतलब उन लोग को लिमिटेड टाइम तक, जैसे कि एक होता है ना कि भाई इतना से इतना टाइम जैसे काम करवाया जाए। अगर मान लीजिए अगर ज़्यादा काम करवाया जा रहा है या उसके साथ कुछ एब्यूज़िव चीज़ किया जा रहा है, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर वाले में नहीं जा सकते हैं। हम लोग आगे जानेंगे कि क्या है उसमें। तो ये लीगल प्रोटेक्शन भी मिलता है वर्कर्स को, जो भी काम करते हैं। उसके बाद लेबर्स लॉ आर एप्लीकेबल, है ना? लेबर्स लॉ का मतलब क्या हो गया कि लेबर्स लॉ के मतलब ये हो गया कि जो भी मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उनको जो भी एक नॉर्मल जो है सो उसके लिए भी एक लॉ बनाया गया है, जिसमें कि वो ज़्यादा ओवरटाइम नहीं करेगा, है ना? भैया 10 से अगर 5 है या 6 तक काम करना है तो ज़्यादा नहीं काम करवाया जाए। हालाँकि कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा काम करना पड़ता है, बट ठीक है, उतना चलता है। उसके बाद भाई एक मिनिमम तो वेज मतलब मिनिमम पैसा तो मिलना ही चाहिए। और तीसरा ये कि एक्सीडेंट वगैरह हो तो जो है सो माने पैसा वगैरह भी दे, है ना? और एलआईसी वगैरह ये सब भी मतलब मिलता है इसमें। तो यही हो गया कि लेबर्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, है ना? कि सोशल सिक्योरिटी भी रहता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युइटी हो गया, पेंशन हो गया। ये सब हम लोग थोड़ा-सा डिटेल में जानेंगे आगे कि क्या होता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह क्या होता है, ग्रेच्युइटी क्या होता है ना?
देन इसका एग्ज़ाम्पल क्या है कि गवर्नमेंट जॉब आ जाते हैं इसके एग्ज़ाम्पल में, जिसके मतलब झारखंड में, बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में एकदम बिल्कुल फ़ैन है सारे लोग, है ना? उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज़, एमएनसी कंपनीज़ एंड फिर आ जाता है आपका लार्ज स्केल कंपनीज़। लार्ज स्केल कंपनीज़ मतलब वही बड़ी-बड़ी कंपनियों का जो है सो यहाँ पे बात हो रहा है। फ़ेसबुक वगैरह, गूगल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये सब और भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उन सबको इसके अंदर ही रखा गया है। देन हम लोग आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज़ अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जो भी वहाँ पे मिल रहा था यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगा भाई, कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। अब एक मज़दूर है हम लोग के देश में, मान लीजिए कि एक मज़दूर है, कोई गरीब आदमी किसी के यहाँ कोई मतलब घर के अगल-बगल में ही कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे काम करता है, तो उसको क्या ही जॉब सिक्योरिटी मिलेगा, मतलब मुश्किल से उसको 3,000, 4,000, 5,000 महीने का मिल जाता है। चलिए, और थोड़ा-सा ज़्यादा भी मिल सकता है बहुत जगह, बट कितना ही मिलेगा, तो जॉब सिक्योरिटी क्या ही मिलेगा जब पैसा ही इतना कम मिल रहा है तो। कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है भाई, कभी 4,000 मिला, कभी 3,000 मिला, कभी 3.5 मिला, कभी बोला गया कि भाई बाद में लेना, ये लेना, वो लेना। उसके बाद कोई भी लेबर लॉ नहीं है इसके ऊपर, मतलब लेबर लॉ क्या ही मिलना है, पैसा ही नहीं मिल रहा तो लेबर लॉ क्या मिलेगा। उसके बाद ओवरटाइम करवाता है इन लोगों को, जितना ओवरटाइम करवा देगा। मिनिमम जो पैसा देना है उसका भी कोई गारंटी नहीं है। एक्सीडेंट तो क्या ही भाई, गरीब आदमी क्या ही बोलना। नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, किसी भी तरीके का कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड वगैरह नहीं मिलता है, ग्रेच्युटी नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, जो भी वर्कर्स जो भी काम करते हैं, जैसे कि शॉपकीपर जो है, ठीक है, जिनका शॉप वगैरह है। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर है, यानी कि सब्जी बेचने वाला, गुपचुप बेचने वाला, ठीक है, जो भी ठेला वगैरह लगाते हैं उन लोगों का बात हो रहा है, रिक्शा वाला, है ना। एंड देन आपको जो फैक्ट्रीज़ में जो भी लोग काम करते हैं वो इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, ये जान लेते हैं कि कितने परसेंट इंडिया कौन-कौन से सेक्टर में है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया में जो है सो लगभग 10 से 15% जो है सो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में है। मतलब इंडिया का पॉपुलेशन में 10 से 15% ही ऐसे लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में काम करते हैं, और 80 से 85% ऐसे लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में काम करते हैं। तो इससे हम लोग को ये भी पता चलता है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि इसमें 3 तरीके के सेक्टर हैं। तो सबसे पहला सेक्टर है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर और तीसरा है जो कि हम लोग आगे जानेंगे। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब ये है कि वो सेक्टर जिसमें कि गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज़्यादा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें कि गवर्नमेंट का शेयर 50% से कम रहेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम्पल है एसबीआई है, एलआईसी है, बीएसएनएल है, इसमें 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट का स्टेक है। और दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर, इसका एग्ज़ाम्पल है जियो, एचडीएफसी, एयर इंडिया और टाटा, इसमें गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग कम है। देन तीसरा है हम लोग का पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट और आपका जो है सो प्राइवेट पार्टनर्स जो भी हैं, प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं, वो सब दोनों कोलैब करती है आपस में, एंड वो दोनों साथ में मिलकर के काम करती है, उसको बोलते हैं। जिसमें कि इसमें एक मॉडल होता है बीओटी मॉडल, यानी कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसमें ये, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि गवर्नमेंट एक तरीके का टेंडर निकालती है जिसमें कि प्राइवेट को इन्विटेशन दिया जाता है, ठीक है। तो वो प्राइवेट कंपनियाँ आती है, वो कहती है कि ठीक है हम बना देंगे भाई रोड, बट ये है कि इसमें इतने हज़ार का जैसे मान लीजिए कि 1,000 करोड़ का वो रोड बना रही है, तो 1,000 करोड़ का रोड बनाएगी और वो कहेगी कि कुछ साल इसको हम ऑपरेट करेंगे, मतलब कुछ साल ये मेरे अंडर रहेगी, हम इससे प्रॉफिट कमाएँगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे,
एंड देन फिर ये आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यही है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल, यानी कि प्राइवेट कंपनीज़ बनाएँगी, प्राइवेट कंपनीज़ अपना प्रॉफ़िट कमाएँगी एंड देन वो ट्रांसफ़र कर देंगी टू द गवर्नमेंट। इससे ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट जो सब काम बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता है। गवर्नमेंट में आप लोग देखे होंगे कि बहुत स्लो काम होता है, बट यहाँ पे काम फ़ास्ट हो जाता है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ काम कर रही होती है। तो अब 3 तरह की कंट्रीज़ होती है, एक होता है अंडर डेवलप्ड कंट्री और दूसरा है डेवलप्ड कंट्री और तीसरा है जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम लोग उसको कहते हैं, उन कंट्रीज़ को कहते हैं जिसमें कि प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा है। जिसमें कि मतलब एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा है, हॉर्टिकल्चर हो रहा है, ठीक है? जो भी हम लोग प्राइमरी सेक्टर में पढ़े थे, तो वो अगर उस कंट्री में बहुत ज़्यादा लेवल पे है, तो उसको हम लोग रखते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री में। और जिसमें टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा है, यानी कि जिसमें बिज़नेस मतलब जिसमें बिज़नेस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं ना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना? ये सब जो हैं टर्शरी सेक्टर वाले लोग हैं, तो उसको हम लोग रखे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और देन तीसरा है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इसको हम लोग थर्ड में रखे हैं, जिसमें कि डेवलपमेंट चल रहा है। तो यानी कि डेवलपमेंट चल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है। अगर उस सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, तभी उसको हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में रखेंगे, ठीक है? तो ये है हम लोग का। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का जो है सो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट वो प्राइमरी सेक्टर से आता था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ये पॉइंट याद रखना है। और कंट्रीब्यूशन इनकम यानी जो भी इनकम होती थी गवर्नमेंट को, वो सारा प्राइमरी सेक्टर से ही आता था, ठीक है? तो ये दोनों जो है सो प्राइमरी सेक्टर से आता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन लेकिन अभी जो है सो प्रेज़ेंटली इन इंडिया जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर ही है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो दे रहा है इनकम में वो टर्शियरी सेक्टर है। यानी सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है सो टर्शियरी सेक्टर से मिल रहा है अभी गवर्नमेंट को, ठीक है? तो ये अभी का बात था और वो जो है सो इंडिपेंडेंस के टाइम का बात था। तो ये पॉइंट याद रखना अच्छे से। फिर आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, इनकम के बेसिस पे।